बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 76 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं बाईं तरफ वाले गलियारे में दाखिल होकर एक खिड़की के सामने रुक गया। खिड़की की दूसरी तरफ मदम सी रोशनी थी और यह अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता था कि यह रोशनी किसी और तरफ से इस कमरे में पहुंच रही थी। खिड़की खुली हुई थी मगर अंदर की तरफ दबीज पर्दा लटका हुआ था। मैंने ग्रिल पर हाथ डालकर पर्दा आहिस्तगी से एक तरफ हटाया तो उसके साथ ही मैं उछल पड़ा। यह हाल कमरा था जिसमें रायदारी में जलने वाले बल्ब की रोशनी पहुंच रही थी और उसी रोशनी में नजर आने वाला वो मंजर बहुत ही खौफनाक था। वो लाश सोफे पर इस तरह पड़ी थी कि उसकी दोनों टांगें सोफे पर थी और जिस्म का बाकी हिस्सा नीचे कालीन पर था। वो मर्द की लाश थी और उसकी शाह रग कटी हुई थी। सीने पर भी जख्म के मुतअद्दिद निशान थे और बहने वाला खून पूरे जिस्म को और नीचे कालीन को तर कर रहा था। मैं खिड़की के सामने से हटकर तेजी से बरामदे की तरफ लपका और ठीक उसी लम्हे सरदार थालूब भी इस तरफ आ गया। कोई गड़बड़ है? दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होने की कोशिश करो, सरदार थालूब ने कहा। हम दोनों बरामदे में आ गए। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर आहिस्तगी से घुमाया। दरवाजा लॉक नहीं था। हैंडल घुमाते ही आहिस्तगी से खुलता चला गया। मैंने सरदार थालूब की तरफ देखा और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। सबसे पहले हम हाल में आए। मकतूल की उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। खासा सेहतमंद आदमी था और उसे किसी तेज धार आले से कत्ल किया गया था। मैं वो लाश देखकर सरदार थालूब रायदारी में दाखिल हो गया। चंद सेकंड बाद ही मैं भी उसकी आवाज सुनकर तेजी से उसी तरफ लपका। उस बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था। कमरे की बत्ती जल रही थी और बिस्तर पर सीन फोंग की लाश पड़ी थी। उसकी भी शाह रग कटी हुई थी और एक खंजर दस्ते तक उसके सीने में महफूज था। उसका जिस्म और बिस्तर की चादर खून से तर थी। उसकी बाईं टांग पर पट्टी बंधी हुई थी और यह गालबन वो जख्म था जो गुज़िश्ता रात कॉटेज पर हमले के दौरान में गोली लगने से आया था। एक बाजू पर भी पट्टी बंधी हुई थी लेकिन अब उसे हर तकलीफ से निजात मिल चुकी थी। सीन फोंग के कटे हुए गले से अब भी खून बह रहा था जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे कत्ल किए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी। मैंने सरदार थालूब की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी शदीद उलझन थी। मेरी तरह शायद वो भी सोच रहा था कि सीन फोंग का कातिल कौन हो सकता है। मेरा ध्यान दारा की तरफ गया था। वो नायत घटिया आदमी था। उससे कुछ भी भाई नहीं था। उसने तो ऐसे ऐसे आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था जिन्होंने कई मौकों पर अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी। किसी का एहसान मानना तो उसने सीखा ही ना था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद अजीज था और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। सीन फोंग तो बड़ी तोप चीज थी। इसे मौत के घाट उतार कर वो बड़े बड़े फायदे हासिल कर सकता था। सबसे बड़ा फायदा तो ये होता कि वो सीन फोंग के कत्ल का इल्जाम मुझ पर या सरदार थालूब पर आयद करके जनरल खुराट का कुर्ब हासिल कर सकता था। अचानक काटी में किसी तरफ से हल्की सी आहट सुनकर मैं चौंक गया। मैंने सरदार थालूब की तरफ देखा। वो भी राइफल को दोनों हाथों में संभाले गोश बर आवाज था। वो हल्की सी आहट यकीनन उसने भी सुनी थी। वो आहट दोबारा सुनाई दी। मैंने ऊँटों पर उंगली रखकर सरदार थालूब को खामोश रहने का इशारा किया और दबे कदमों कमरे से निकलकर रायदारी में इधर उधर देखने लगा। वो हल्की सी आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। मैं फर्श पर बिछे हुए कालीन पर बहुत मोहतात अंदाज में कदम उठाता हुआ एक तरफ चलने लगा। राइफल को मैंने दोनों हाथों में इस तरह संभाल रखा था कि वक्त पड़ने पर एक लम्हा जाया किए बगैर इसे इस्तेमाल किया जा सके। उस मामूली सी आहट से मुझे यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि कातिल एक ही था और अब तक कॉटेज ही में मौजूद था। रायदारी के मोड़ पर पहुंचकर मैं रुक गया। पीछे मुड़कर देखा सरदार थालूब भी कमरे से निकलकर रायदारी में आ चुका था। मैं आगे की रायदारी में दाईं तरफ मुड़ गया। उस तरफ अंधेरा था और वो आहट भी उसी तरफ से सुनाई दे रही थी। मैं दबे कदमों आगे बढ़ने लगा और बिलाखिर एक दरवाजे के करीब रुक गया। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से ऐसी खुशबू आ रही थी जिससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यह किचन था। रायदारी किचन से आगे बाईं तरफ घूम गई। मैं राइफल थामे दीवार से चिपका खड़ा रहा और बड़ी एहतियात से आगे बढ़कर किचन में झांका। अंदर तारीकी थी। किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। मैं अंदर दाखिल हो गया और अंधेरे में सामने रखे हुए स्टूल से टकरा गया। सन्नाटे में स्टूल के गिरने की आवाज बम धमाके से कम नहीं थी। असूल लुढ़कने की आवाज के साथ एक और आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। यह आवाज ऐसी थी जैसे किसी दरवाजे का बोल्ट गिराया गया हो और यह आवाज किचन के पिछली तरफ से सुनाई दे रही थी। मेरे दिमाग में चमाका सा हुआ और मैं तेजी से किचन से निकलकर उसके पीछे वाली रायदारी में मुड़ गया। ये मुख्तसर सी रायदारी थी और इस तरफ अकबी समत खुलने वाला दरवाजा था और मैंने एक हेवले को बड़ी तेजी से उसी दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर छलांग लगा दी और जब दरवाजे पर पहुंचा तो वो हेवला अकबी सेन की बैरूनी दीवार की तरफ दौड़ रहा था। ए रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, मैं चीखा। मगर वो हेवला रुका नहीं। मैंने गोली चलाने की महज धमकी दी थी। फायर करने का कोई इरादा नहीं था। खामोशी में फायर की आवाज दूर तक सुनी जा सकती थी और ये सूरत-ए-हाल हमारे मफाद में न होती। मैंने एक लम्हे को सोचा और दरवाजे से निकलकर उस हेवले पर छलांग लगा दी। वो इस वक्त बैरूनी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे टांगों से पकड़कर नीचे खींच लिया और वो हेवला धड़ाम से दीवार के साथ क्यारी में गिरा और उसके साथ ही मैंने उसे छाप लिया। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी चीख सुनकर मैं उछल पड़ा। वो नुस्वानी चीख थी।
वो ये अगरचे मेरी शिकंजे में था, लेकिन अपने आप को छुड़ाने के लिए भरपूर मुजाहमत कर रहा था। मैं उसकी पुश्त पर था और उसे अपनी बाहों की लपेट में ले रखा था। मैं एक हाथ से उसके जिस्म को टटोलने लगा, नर्म और गुदाज जिस्म। मेरा दिमाग भग से उठ गया। वो कोई औरत ही थी जो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे उठाकर पटक दिया और उसके मुंह पर 2-4 भरपूर तमांचे रसीद कर दिए। उसके मुंह से सिर्फ एक हल्की सी चीख निकली। तुम वाकई बहुत बहादुर हो, मैंने एक और तमाचा रसीद करते हुए कहा। तुमने 2 आदमियों को जिस बेदर्दी से मौत के घाट उतारा है, उस पर मैं तुम्हें दाद जरूर दूंगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि अब तुम यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो सकोगी। मैंने एक हाथ से उसकी गर्दन दबोच ली और दूसरे हाथ से करीब पड़ी हुई अपनी राइफल उठा ली। अब खामोशी से अंदर चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसी बहादुर औरत कौन है जिसने सीन फोंग जैसे आदमी की शाहराग उधेड़ डाली। और देखो, अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो बेदरीक गोली मार दूंगा। मैंने राइफल की नाल उसके पहलू से लगा दी। सरदार थालू भी आवाजें सुनकर इस तरफ आ गया था और राइफल ताने दरवाजे में खड़ा था। हमें आगे देखकर वो एक तरफ हट गया। मैं उस औरत को राइफल की जद पर लिए अंदर दाखिल हुआ और हम हाल कमरे में आ गए। और फिर रोशनी में पहुंचते ही मैं उछल पड़ा। मैंने सरदार थालू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी शदीद हैरत के तासरात उभर आए थे। मैं एक बार फिर मुड़कर उस औरत की तरफ देखने लगा। वो रंग सन की बेटी सोनिया थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब हम दारा की काठी पर रेड करने के लिए रवाना हुए थे तो सोनिया सरदार थालू के काठी में थी, जहां उसकी निगरानी के लिए रंगोली और लूमा भी मौजूद थे। इसके अलावा काठी की हिफाजत के लिए दर्जनों कैदी एतराफ में फैले हुए थे। उसके बावजूद सोनिया वहां से निकलने में कामयाब हो गई थी। अगर वो कहीं गायब हो जाती तो एक मुख्तलिफ बात होती। ये सोचा जा सकता था कि उसे हम पर एतमाद नहीं था और वो भागकर कहीं और चली गई थी। लेकिन जो सूरत हमारे सामने थी वो नहायत हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीनी थी। 2 हट्टे कट्टे आदमियों को कत्ल करना कोई मामूली बात नहीं थी और एक औरत के हवाले से तो ये बात नाकाबिले यकीन सी लगती थी। लेकिन जो हकीकत हमारे सामने थी उसे झुठलाया नहीं जा सकता था। मैंने सोनिया की तरफ देखा। उसका लिबास खून से तर था। हाथों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी खून के धब्बे लगे हुए थे। सरदार थालू भी हैरत से उसकी तरफ देख रहा था और फिर वो सोनिया का हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गया और बाथरूम का दरवाजा खोलते हुए बोला, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुंह हाथ धो लो, बाकी बातें रास्ते में होंगी। मैं भी दरवाजे में खड़ा सोनिया को देख रहा था। उसके चेहरे पर किसी किस्म के तासरात नहीं थे। वो मुंह हाथ धोकर बाथरूम से निकल आई। यहाँ रुकना वक्त जाया करने के मुतरादिफ था। हम सोनिया को लेकर बाहर आ गए। गली में एक तरफ तारीकी में छुपा हुआ वांग दिन भी सामने आ गया। हमारे साथ सोनिया को देखकर उसने भी शदीद हैरत का इजहार किया। ये यहाँ, वक्त जाया मत करो, जल्दी से जीप तक पहुंचो। सरदार थालू ने उसकी बात काट दी। हम तेज कदम उठाते हुए जीप के करीब पहुंच गए। वांगडिन और थालू तो आगे बैठ गए और मैं सोनिया को लेकर पिछली तरफ आ गया। जानकी भी सोनिया को देखकर पलकें झपकने लगी। सोनिया अब तक खामोश थी। उसने अभी तक एक लफ्ज भी नहीं कहा था। वो कभी मेरी तरफ देखती, कभी जानकी की तरफ और कभी सरदार थालू की तरफ देखने लगती। जीप हरकत में आ गई और सरदार थालू वांगडिन से कह रहा था कि जीप को शहर वाले बंगले की तरफ ले चले। काठी की तरफ क्यों नहीं, मैंने पूछा। सोनिया को फिलहाल वहां ले जाना मुनासिब नहीं होगा, सरदार थालू ने कहा। ये चांद रोज मेरे शहर वाले बंगले ही में रहेगी। सोनिया, मैंने सोनिया की तरफ देखते हुए नरम लहजे में कहा। वो सामने वाली सीट पर जानकी के साथ बैठी हुई थी। तुम काठी से कैसे निकली थी और ये सब क्या है? मेरा मतलब है तुमने। मैं उन सब को खत्म कर दूंगी, सोनिया ने दांत कुचकुचाते हुए जवाब दिया। इन्होंने पहले मेरी माँ को गद्दारी पर मजबूर किया, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। मैं इन्हें चुन चुन कर खत्म कर दूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी माँ गद्दार नहीं थी, ये लोग गद्दार हैं। मैं ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जो मेरे वतन का सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इस जमीन पर जन्म लिया है और इस पर किसी के नापाक कदम नहीं पड़ने दूंगी। मेरी माँ, ये धरती भी मेरी माँ है। मैं इसकी नामूस पर हर्फ नहीं आने दूंगी और ये साबित करूंगी कि मेरी माँ गद्दार नहीं थी, उसे मजबूर किया गया था। सरदार थालू भी अपनी सीट पर पीछे की तरफ मुड़कर बैठा हुआ था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आज दोपहर मैंने हुब्बुल वतनी के हवाले से सोनिया से जो बातें की थी उनका असर हुआ था और ये उसी का नतीजा था कि उसने सीन फोंग जैसे आदमी को मौत के घाट उतार दिया था। दूसरा आदमी गालमन उसका मुहाफिज था। तुम काठी से निकलकर यहाँ तक कैसे आई? तुम्हें कैसे पता चला कि सीन फोंग इस बंगले में है? मैंने पूछा। आज शाम मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी, सोनिया ने कहा। वांगडी ने तुम लोगों को बताया था कि सीन फोंग कहाँ छुपा हुआ है। मैं जब तुम्हारे काठी से निकल रही थी तो एक कबायली मुहाफिज ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे बताया कि थोड़ी दूर तक टहलने जा रही हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। वो यही समझ रहा था कि मैं सरदार थालू की मेहमान हूँ और मुझ पर कोई पाबंदी नहीं, इसलिए वो मेरे रास्ते से हट गया और मैं इत्मीनान से बाहर आ गई और फिर ये बंगला तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। लेकिन वो दोनों हट्टे कट्टे थे, तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर, सरदार थालू ने कहा। चलो ये मान लिया कि सीन फोंग जख्मी था, लेकिन वो दूसरा आदमी जो शायद उसका मुहाफिज था, तुमने उसके गले में इतनी आसानी से छुरी कैसे चला दी? क्या तुम्हें उस पर हमला करते हुए डर नहीं लगा था? औरत जब किसी से इंतकाम लेने के लिए निकलती है तो उसके दिल में ये खौफ बिल्कुल नहीं होता कि उसका दुश्मन कितना कद्दावर और उससे कितना ज्यादा ताकतवर होगा।
वो नताई से बेनियाज और इंतकाम में अंधी होकर अपने दुश्मन पर हमला आवर होती है, सोनिया ने जवाब दिया। लेकिन तुम अंदर कैसे दाखिल हुई थी? थारू ने पूछा। औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है और इन जैसे मर्द तो औरत को देखकर वैसे ही बेकाबू होने लगते हैं। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, और जब बात मुझ जैसी जवान और हसीन लड़की की हो तो किसी ओबाश मर्द का तो पित्ता वैसे ही पानी हो जाता है। वो भी मुझे देखते ही रेशा खत्म ही हो गया। वो एक बार फिर खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, मैं अपनी एक फर्दी दोस्त की तलाश में साथ वाले कांटे का दरवाजा खटखटा रही थी कि सीन फोंग का वो मुहाफिज अपने कांटे से बाहर आ गया। वो शायद कहीं जा रहा था, लेकिन मुझे देखकर रुक गया। मैं दूसरे कांटे के सामने से हटकर उसके करीब आ गई और अपनी फर्जी दोस्त के बारे में पूछने लगी। मैं उसके सामने बिल्कुल मस्कीन बन गई थी और उसे बताया कि मैं चियांग खोंग से आई हूँ। मेरी दोस्त ने इस इलाके के किसी बंगले का पता बताया था और बदकिस्मती से वो कागज मुझसे कहीं खो गया। मैं उसे तलाश करती फिर रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, रात कहाँ गुजारूँ। इस शहर में तो मेरा कोई जानने वाला भी नहीं है। सोनिया एक बार फिर खामोश हुई। उसने चंद लंबे लंबे सांस लिए, फिर बात जारी रखते हुए बोली, मैंने उसकी हवस में डूबी हुई नजरों को ताड़ लिया था। उसने अपने आप को बहुत शरीफ जाहिर करते हुए कहा कि रात को पते के बगैर किसी को तलाश कर लेना आसान नहीं होगा और फिर मैं गलत लोगों के हाथ भी लग सकती हूँ। उसने पेशकश की कि अगर मैं चाहूँ तो रात उस कांटे में गुजार सकती हूँ। या उसका बास है जो जख्मी है, उसके सिवा और कोई नहीं। मैंने कदर हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हुए उसकी पेशकश कबूल कर ली। अंदर आने के थोड़ी देर बाद मैंने तस्दीक कर ली कि उसका जख्मी बास सीन फोंग ही है। सीन फोंग का मुहाफिज टूटू कुछ ज्यादा ही बेचैन था। उसकी बेचैनी से फायदा उठाते हुए मैंने उसे शराब पिलाना शुरू कर दी और थोड़ी ही देर बाद वो अपने आवासों से बाहर हो गया। मुझे किचन में खंजर मिल गया जो मैंने सोफे के कुशन के नीचे छुपा दिया और जब टूटू बेकाबू हो गया तो मैंने खंजर उसकी शाह रग पर फेर दिया। वो चीखा और तड़पा। मैंने उसके पेट और सीने पर मुतअद्दिद वार किए। उसका गला पूरी तरह नहीं कटा था। मैंने एक बार फिर शाह रग पर खंजर चला दिया। उसका नरखरा पूरी तरह कट गया। वो कालीन पर तड़पने लगा। वो आखिरी मर्तबा इस तरह उछला कि उसके दोनों पैर सोफे पर टिक गए और जिस्म का बाकी हिस्सा कालीन पर पड़ा रहा और फिर वो बेहिस्सो हरकत हो गया। राहदारी वाली कमरे से सीन फोंग की आवाज सुनाई दे रही थी। वो चीख चीख कर टूटू को पुकार रहा था। मैं खून आलूद खंजर लिए उसके कमरे में पहुंच गई। मुझे देखकर सीन फोंग ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। वो तकिए के नीचे से पिस्तौल निकालने की कोशिश करने लगा। मुझ पर उस वक्त जुनून तारी था। मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही बात थी, ये मेरी माँ के कातिल और मेरे वतन के दुश्मन है। मैंने उसके सीने पर भरपूर वार किया। वो चीख कर पुश्त के बल गिरा और फिर मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। खंजर के एक ही वार से उसका नरखरा उधेड़ डाला और फिर खंजर उसके सीने में महफूज कर दिया। मैं दूर खड़ी उसे बेड पर तड़पते हुए देखती रही और फिर दब की आवाज सुनकर चौंक गई। मुझे शुबह हुआ कि शायद उनका कोई तीसरा साथी आ गया है। हो सकता है उसने दरवाजा खटकाया हो या काल बेल बजाई हो जो मैंने ना सुनी हो और फिर वो दीवार फांद कर अंदर आ गया हो। मैं सीन फोंग के कमरे से निकलकर किचन की तरफ दौड़ी। मुझे कॉटेज के दोनों तरफ दबे कदमों चलने की आवाजें सुनाई दी। मैं तारीख किचन में दुबकी रही। फिर तुम दोनों अंदर दाखिल हुए और जब हाल से निकलकर सीन फोंग वाले कमरे की तरफ गए तो मैं किचन से निकलकर पिछली रायदारी में आ गई और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन बोल्ट बहुत टाइट था। जब बोल्ट खुला और मैं जैसे ही बाहर निकली तुमने मुझे दबोच लिया। उसने आखिरी जुमला कहते हुए मेरी तरफ देखा। शुक्र करो मेरा हाथ तुम्हारी गर्दन पर नहीं पड़ा, वरना तुम्हारा दम निकल जाता, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे अगर हमारे बजाय कोई और होता तो जानती हो तुम्हारा अंजाम क्या होता। मैं अपने अंजाम से बेनियाज होकर यहाँ आई थी, सोनिया ने कहा, लेकिन दूसरे शैतानों का अंजाम भी मेरे ही हाथों होना है, इसलिए कुदरत ने मेरी मदद के लिए तुम लोगों को भेज दिया। तुम जानती हो सीन फोंग जनरल खोराट का खास आदमी था। सुबह तक उसे सीन फोंग के कत्ल का पता चल जाएगा। उसके बाद जो तूफान उठेगा तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकती, सरदार थारू ने कहा। काश मेरे हाथ जनरल खोराट की गर्दन तक पहुंच सके, सोनिया ने गहरा सांस लेते हुए कहा। उसका अशर तो इनसे भी बुरा होगा। मैंने मुड़कर सामने देखा। जीप बंगना रोड से होती हुई सड़क पर घूम गई जिस तरफ सरदार थारूब का बंगला था। चंद सेकंड बाद ही हम बंगले के सामने पहुंच गए। गार्ड ने फौरन ही बंगले का गेट खोल दिया। जीप जैसे ही अंदर दाखिल हुई सामने सुर्ख रंग की एक कार खड़ी देखकर सरदार थारूब चौंक गया। ये किसकी गाड़ी है? उसने वांग डिन की तरफ देखते हुए पूछा। पहली मर्तबा देखी है, हो सकता है कोई मेहमान आया हो, वांग डिन ने सुर्ख रंग की उस गाड़ी के पीछे जीप रोकते हुए कहा। ठीक उसी वक्त एक कबायली मुहाफिज दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। कौन आया है? ये किसकी गाड़ी है? सरदार थारूब ने पूछा। बैंकॉक से मेहमान आए हैं, मुहाफिज ने जवाब दिया। महाराज? हाँ, महाराज नाम बताया था। उन्होंने कहा था कि वो आपके मेहमान हैं। ओह, सरदार थारूब चौंक गया। महाराज का नाम सुनकर मैं भी उछल पड़ा और फिर हम जीप से उतरकर तेज कदम उठाते हुए बरामदे की तरफ चल पड़े। महाराज और रत्ना कुसन हाल कमरे में सोफों पर बैठे हुए थे। उनके साथ दो आदमी और थे जिन्हें मैं नहीं पहचानता था। हमें देखकर वो चारों अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। मैंने महाराज के सामने रुककर मोए थाई की रवायती ताजीम दी। मार्शल आर्ट की तालीम का ये अंदाज एक तरह के थाई रक्स से मिलता जुलता है
आमतौर पर यह तरीकाकार कदरे तवील होता है, लेकिन बेशतर औकात इसे मुख्तसर कर दिया जाता है। ये रवायती रक्स खत्म करके मैंने महाराज और फिर रत्ना को हुसन और उनके दूसरे साथियों के सामने भी इसी तरह किया। महाराज ने आगे बढ़कर मुझे लिपटा लिया और मेरी पेशानी पर बोसा दिया। ये सरदार थालूब है। मैंने उन सब का तारुफ कराया। सरदार थालूब ने बड़ी गर्मजोशी से उन सब से हाथ मिलाया। वो अगरचे खुद बहुत बड़े कबीले का सरदार था, अपने आप में शहनशाह था, लेकिन शहनशाह के कजन रत्ना कोसन को अपने घर में देखकर बहुत खुश था। महाराज बख्शू वाले लिबास में थे, गीले रंग की एक चादर जो साड़ी की तरह लिपटी हुई थी। 10-15 मिनट रस्मी गुफ्तगू में निकल गए, फिर हम लोग जल्दी ही असल मौजू पर आ गए। हम लोग एक खुसूसी त्यारे से चियांग राय पहुंचे थे, महाराज बता रहे थे। वहां से कार के जरिए यहाँ आ गए। सरदार थालूब का ये बंगला तलाश करने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। हमारी आमद का इल्म सिर्फ 2-4 लोगों को है। चियांग राय या यहाँ की इंतजामिया हमारे बारे में कुछ नहीं जानती। हम आज रात ही वापस चले जाएंगे, इसलिए रत्ना कोसन की भी यही ख्वाहिश है कि वक्त जाया किए बगैर हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया जाए। महाराज के खामोश होने पर मैंने और सरदार थालूब ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बैंकॉक से रवानगी से लेकर अब तक पेश आने वाले वाकयात की तफसील बताने लगा। आखिर में कह रहा था, सरदार थालूब ने कदम कदम पर हमारा साथ दिया है और हकीकत तो यह है कि अगर मुझे इनका ताउन हासिल ना होता तो इस साजिश को बेनकाब करने में बहुत दुश्वारियां पेश आती। हमें सरदार थालूब जैसे लोगों पर फख्र है। रत्ना कोसन ने कहा, इस सरहदी इलाके में मुनशियात की पैदावार के खात्मे के लिए सरदार थालूब जो किरदार अदा कर रहे हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, और अब इस साजिश को बेनकाब करने में हमारा साथ देकर इन्होंने सिर्फ शहनशाह ही पर नहीं पूरी थाई कौम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं शहनशाह से खास तौर पर सरदार थालूब का जिक्र करूंगा। शहनशाह इनकी खिदमात का एतराफ योर हाइनेस, सरदार थालूब ने बड़े मोदबाना अंदाज में बोला। मैंने जो कुछ भी किया है वो किसी सिले या मुआवजे के लिए नहीं किया। हर मुहिब वतन शहरी की तरह मुझे भी शहनशाह और इस सरजमीन से मोहब्बत है, और इस मोहब्बत में हम जान की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करेंगे। लेकिन सरदार चांदमू को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन मेरे ख्याल में ये इन बातों का वक्त नहीं योर हाइनेस। इससे पहले कि साजिशी अनासर कोई और कदम उठाएं, हमें कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। ठीक कहते हो, रत्ना कोसन ने कहा। एकीमाई और वो केस कहाँ हैं? हम सब काटी से बाहर आ गए। सोनिया बरामदे के सामने लान में एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। योर हाइनेस, सरदार थालूब ने सोनिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह वो लड़की जिसकी मां को गद्दारी पर मजबूर किया गया था, वो इन गद्दारों ही के हाथों मारी गई, और इस लड़की ने अपनी मां के नाम से गद्दारी का धब्बा मिटाने के लिए जनरल खुराट के अहम तरीन आदमी सीन फोंग को मौत के घाट उतार दिया। इस लड़की का शुमार उन लोगों में किया जा सकता है जो शहनशाह वतन की नामूस के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं। सोनिया इसी दौरान उठकर हमारे करीब आ गई। रत्ना कोसन गहरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था। सोनिया के लिबास पर अब भी खून के धब्बे मौजूद थे, और फिर रत्ना कोसन ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम कर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। पहले सरदार थालूब का ख्याल था कि सोनिया को चंद रोज के लिए उस बंगले में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अब हम उसे भी अपने साथ काटेज ले जा रहे थे। महाराज हमारी जीप में आ गए और सरदार थालूब रत्ना कोसन वाली गाड़ी में बैठ गए। हमारी जीप आगे थी, उसके पीछे रत्ना कोसन वाली सुर्ख कार, और सबसे पीछे एक खुली गाड़ी में सरदार थालूब के मुसल्ला कबायली मुहाफिज भरे हुए थे। हमें काटेज पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। जानकी महाराज को देखकर बहुत खुश थी, और फिर वो सारे आदाब को नजरअंदाज करते हुए महाराज से लिपट गई, और फरते जज्बात से उसकी आंखों में आंसू बह निकले। महाराज उसके सर पर हाथ फेरते हुए दिलासा देते रहे। रत्ना कोसन को सबसे पहले काटेज में होने वाली मीटिंग की गुफ्तगू सुनाई गई, फिर वो केस सुनाया गया जो एकी माई और हमारी गुफ्तगू पर मुश्तमिल था। रत्ना कोसन और उसके दोनों साथियों के चेहरों के तासरात हर लम्हा बदल रहे थे। रत्ना कोसन के वो दोनों साथी हुकूमत के आला ओहदेदार थे। आखिर में उन्हें लेकर हम उस कमरे में आ गए जहाँ एकी माई बिस्तर पर लेटी हुई थी। रत्ना कोसन को देखकर एकी माई का चेहरा धुआं हो गया। रत्ना कोसन और वो दोनों आदमी आधे घंटे तक एकी माई से सवालात करते रहे। उस काठी में रत्ना कोसन को देखकर एकी माई समझ गई थी कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने रियायत के वादे पर सब कुछ उगल दिया जो हमें बताने से इनकार करती रही। उसने इस साजिश में शरीक कई बड़े नाम भी बताए थे, और उनमें शाही महल के कुछ लोग भी शामिल थे। हाल कमरे में आकर रत्ना कोसन ने टेलीफोन अपने सामने रख लिया और तकरीबन 40 मिनट तक बैंकॉक में मुख्तलिफ लोगों को फोन करता रहा, और रिसीवर रख कर उठ खड़ा हुआ। सरदार थालूब उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं आपकी मेजबानी को हमेशा याद रखूंगा। अब से थोड़ी देर बाद बैंकॉक में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सुबह से पहले पहले मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। ये सारे मामला तय हो जाएं तो हमारी आपसे मुलाकात होगी। आप हमें हमेशा शहनशाह और इस सरजमीन का वफादार पाएंगे, लेकिन योर हाइनेस, मेजबानी का तो आपने हमें मौका ही नहीं दिया। सरदार थालूब ने कहा, आपकी अदम मौजूदगी में हम आपके बंगले पर बहुत लजीज खाना खा चुके हैं। रत्ना कोसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक कप काफी हमारी तरफ से। मैंने मुदाखलत करते हुए कहा, लुमा बहुत खुश जायका काफी बनाता है, आप होंठ चाटते रह जाएंगे। ठीक है तो फिर हो जाए एक कप। रत्ना कोसन कहते हुए फिर सोफे पर बैठ गया।
लूमा का चेहरा दमक उठा। शाही खानदान के एक मुअज़्ज़ज़ तरीन फर्द को काफी बनाकर पिलाना उसके लिए एक बहुत बड़ा एजाज था। मैं महाराज के पास बैठ गया। महाराज मेरी इस कारकर्दगी से बहुत खुश थे। वो बार बार मेरी तारीफ कर रहे थे। ताम थाई के लिए वो परेशान थे। मुझे उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में तुम उसे भी बाजियाब करा लोगे, महाराज कह रहे थे। उसके बाद भी तुम्हें चंद रोज यहाँ रहना होगा। जनरल खुराट के कई आदमी मारे गए हैं। सीन वोंग तो उसका अहम तरीन आदमी था। वो खामोश नहीं बैठेगा। दारा वगैरह भी यही है और आंग सांग भी अभी तक रोपोश है। उन लोगों से तुम ही को निमटना है। बैंकॉक में आज ही रात से हंगामे शुरू होने वाले हैं। उन पर काबू पाने में 2-4 दिन लग जाएंगे। उसके बाद तुम्हें वापस बुला लिया जाएगा। हो सकता है मैं वापस ना सकूं महाराज, मैंने मदम लहजे में कहा। मेरे माँ बाप के कातिल अभी जिंदा हैं। थाई अभी तक उनके कब्जे में है। मैं जब तक उन्हें कैफरे किरदार तक ना पहुंचा दूं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये मामला खत्म हो जाए तो तुम्हें भी फ्री हैंड दे दिया जाएगा, महाराज ने कहा। हुकूमत की सारी मशीनरी भी तुम्हारे साथ होगी और फिर वो लोग बचकर नहीं जा सकेंगे। इसी दौरान मैं लूमा काफी सर्व करना शुरू कर दी। मैं जानता था कि महाराज शाम के बाद कुछ नहीं खाते पीते, लेकिन मेरे इसरार पर उन्होंने इस वक्त काफी पीना कबूल कर लिया। काफी वाकई बहुत खुश जायका थी। रत्नाकोसन और महाराज वगैरह ने तारीफ की तो लूमा खुशी से झूम उठा। इसी दौरान में सरदार थालुम ने फोन करके मुसल्ला मुआवजों की एक और गाड़ी मंगवा ली। रात 2 बजे के करीब महाराज और रत्नाकोसन रुखसत हो गए। मुआवजों की एक गाड़ी आगे थी, उसके पीछे महाराज और रत्नाकोसन की कार और पीछे मुसल्ला मुआवजों की दूसरी गाड़ी। रत्नाकोसन का एक साथी मुआवजों की अगली गाड़ी में बैठ गया और कार में पिछली सीट पर रत्नाकोसन के दूसरे साथी और महाराज के दरमियान जख्मी एकी माई को बिठा दिया गया। मुआवजों को चियांग राय तक उन लोगों के साथ जाना था। रत्नाकोसन की आमद को अगरचे खुफिया रखा गया था, लेकिन बाज़ औक़ात टॉप सीक्रेट मामला दूसरों की नजरों में आ जाते हैं और जब मामला इतनी बड़ी साजिश का हो तो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। न जाने सरदार थालुक को यह शुबा क्यों था कि नायब राजदारी के बावजूद रत्नाकोसन की आमद भी राज में नहीं रही होगी, इसलिए उसने अपने मुसल्ला मुहाफिज चियांग राय तक उनके साथ कर दिए थे। अब क्या ख्याल है? इनके जाने के बाद सरदार थालुक ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, परेरी की गर्दन नापी जाए, उसे मालूम करने की कोशिश की जाए कि दारा कहाँ है। हाँ चलो, मैं कहते हुए उठ गया। ज्यादा ताखीर थाई के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इस मिशन पर भी हम चारों थे, मैं, सरदार थालू, जानकी और वांगडेन। सरदार थालू बहुत बड़े कबीले का सरदार था, लेकिन वो एक मामूली आदमी की तरह मेरे साथ काम कर रहा था। उसे ये भी परवाह नहीं थी कि इन सरगर्मियों में उसकी जान भी जा सकती है। वो वाकई बहुत अजीम आदमी था। थिंगचाओ रोड पर वाकई परेरे हाउस तक पहुंचने में हमें ज्यादा देर नहीं लगी। जीप उस 6 मंजिला इमारत से चंद गज दूर ही रुक गई। मैंने जानकी को इशारा किया, वो जीप से उतरकर इमारत के मरकजी दरवाजे की तरफ चलने लगी। परेरे हाउस का आईनी सलाखों वाला गेट बंद था। जानकी गेट के करीब रुककर चौकीदार को आवाजें देने लगी। चंद मिनट बाद ही गेट के दूसरी तरफ चौकीदार दिखाई दिया। हमारी जीप बिल्डिंग के सामने वाले रुख पर जरा आगे खड़ी थी। जीप की तमाम बत्तियां बुझी हुई थी। हम तो गेट पर चौकीदार को देख सकते थे, लेकिन वो हमें बैठे हुए जीप में नहीं देख सकता था। जानकी चौकीदार से बातें करते हुए हाथ से दाईं तरफ कुछ इशारे भी कर रही थी। चौकीदार ने सलाखों ही से उसकी तरफ देखने की कोशिश की, फिर गेट खोल दिया और जानकी के अंदर दाखिल होते ही उसने गेट भी बंद कर दिया। मैं जीप के शीशे से उस तरफ देख रहा था। गेट के अंदर एक बहुत कुशादा लाबी थी। चौकीदार जानकी को लेकर दाईं तरफ एक कमरे में दाखिल हो गया। मैंने सरदार थालू की तरफ देखा, उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। तकरीबन 10 मिनट बाद जानकी उस कमरे से निकलकर गेट पर नमूदार हुई। उसका ब्लाउज फटा हुआ था और एक तरफ बरना सीने पर 2-3 खराशें भी नजर आ रही थी, जैसे नाखूनों से नोचने की कोशिश की गई हो। मैं और सरदार थालू जीप से उतरकर गेट की तरफ लपके। जानकी गेट का ताला खोल रही थी और फिर गेट खुलते ही हम अंदर दाखिल हो गए। ये क्या हुआ? मैंने उसके सीने पर खराशों की तरफ इशारा किया। उस हरामी को गिरेबान पर हाथ डालने का मौका मिल गया था। जानकी ने कहा, बहरहाल तुम लोग जाओ, अगर वो होश में आ भी गया तो मैं उसे संभालूंगी। जानकी गेट बंद करके उस कमरे में घुस गई और हम दोनों उस लिफ्ट की तरफ लपके, जो सिर्फ पेंट हाउस के लिए मखसूस थी। लिफ्ट का दरवाजा बंद था। सरदार थालू ने बटन दबा दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और ना ही दरवाजे के ऊपर हिंसों वाली प्लेट रोशन हुई, जिसका मतलब था कि लिफ्ट ऊपर थी और लॉक कर दी गई थी। हम दूसरी लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। ये लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर थी। बटन दबाते ही दरवाजा खुल गया। हम अंदर दाखिल हो गए। दरवाजा बंद होते ही थालू ने 6 के हिंसे वाला बटन दबा दिया। राइफलें हमने जीप में ही छोड़ दी थी। मेरे पास खंजर मौजूद था, जो पतलून के पाइचे के नीचे अंदर पिंडली के साथ बंधा हुआ था। हिप पॉकेट में पिस्तौल भी मौजूद था और सरदार थालू के पास भी पिस्तौल था और मेरा ख्याल था कि हमें इसके सिवा किसी और हथियार की जरूरत भी नहीं थी। लिफ्ट 6ठी मंजिल पर रुकी तो हम बाहर निकल आए। राहदारी सुनसान पड़ी थी। रात का आखिरी पहर था और फ्लैटों के मकीन ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे। हम दबे कदमों चलते हुए ऊपर जाने वाले जीने की तरफ बढ़ गए। जीने का ऊपर वाला दरवाजा लॉक था। सरदार थालू चलने में हैंडल पर जोर आजमाई करता रहा। फिर उसने जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला। उसमें 3 चाबियों के अलावा बगैर दंदाने का एक चिपटा सा तार भी था। वो तार को की होल में दाखिल करके मखसूस अंदाज में हरकत देने लगा। मायूसी नहीं हुई। 1 मिनट के अंदर अंदर ही क्लिक की हल्की सी आवाज सुनाई दी
और ताला खुल गया। थालुम ने हैंडल घुमाकर आहिस्तगी से दरवाजा खोल दिया। दूसरी तरफ दरवाजे के आगे एक कुशादा सा बरामदा बना हुआ था। उससे आगे पूरी छत खुली हुई थी, लेकिन उस छत को महारत से इस्तेमाल में लाया गया था। छत पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक बड़ा खूबसूरत रूफ गार्डन बना हुआ था, जिसमें थोड़े थोड़े फासले पर 3 मरकरी ट्यूब लाइट्स जल रही थी। लान की घास बहुत दबीज थी। यहाँ फूलों के अलावा पौधे भी लगाए गए थे, जिनकी जड़ें ज्यादा गहराई में जाने की बजाय एतराफ में फैल रही थी। लान में एक तरफ आरामदेह गार्डन चेयर और उनके साथ बांस की खुपचियों की एक काफी टेबल भी रखी हुई थी। उस रूफ गार्डन पर बिलाशुबा लाखों बात खर्च किए गए थे। फरीरे उस शहर की दूसरी सबसे ऊंची इमारत थी और यहाँ से पूरे शहर और उसके एतराफ में दूर दूर तक का नजारा किया जा सकता था। छत के दाईं सिरे पर एक मुख्तसर सा सर्वेंट क्वार्टर था, जिसकी सिर्फ एक खिड़की से मदम सी रोशनी नजर आ रही थी। मैंने सरदार थालुब को वहीं रुकने का इशारा किया और तेज तेज कदम उठाता हुआ सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, एक कट्टा कट्टा दराज कामत आदमी बेड पर सो रहा था। मैंने सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे का बाहर से कुंडा लगा दिया और सरदार थालुब के पास वापस आ गया। बाईं तरफ पिंट हाउस था। बाहर से देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस पर बेदरीग रकम खर्च की गई थी। मरकजी दरवाजे के सामने खूबसूरत बरामदा था, जिसकी छत पर गोल ट्यूब लाइट रोशन थी। 2-3 कमरों की खिड़कियों में भी रोशनी नजर आ रही थी। हमें अंदाजा नहीं था कि परेरे अकेला होगा या उसके पास कोई और भी होगा, लेकिन सरदार थालुब ने परेरे के बारे में जो कुछ बताया था उससे मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो अपनी अय्याशी में किसी को शरीक करना पसंद नहीं करता होगा। उसके साथ कोई हसीन औरत तो जरूर होगी, लेकिन किसी दूसरे आदमी की मौजूदगी का इम्कान नहीं था। लेकिन सरदार थालुब की तरह बैरे भी एहतियातन पिस्तौल हाथ में ले लिया। बरामदे वाला दरवाजा लॉक नहीं था, यहाँ किसी की मुदाखलत का अंदेशा नहीं था और शायद इसलिए दरवाजे को लॉक करने की जरूरत नहीं समझी गई थी। हम दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। एक कुशादा लाबी थी, जिससे एक रास्ता लिफ्ट की तरह जाता था और दूसरा मरकजी हॉल की तरफ। हॉल में अगरचे कोई बत्ती नहीं जल रही थी, लेकिन किसी और तरफ से वहां रोशनी पहुंच रही थी। हॉल में पहुंचकर हम एक लम्हे को रुके। मैंने सरदार थालुब को दाईं तरफ जाने का इशारा किया और खुद बाईं तरफ मुड़ गया। एक कमरे का दरवाजा आधे के करीब खुला हुआ था। अंदर बत्ती जल रही थी। मैंने जाकर अंदर देखा और फिर एक झटके से पीछे हट गया। अंदर का मंदिर देखकर मेरा दिमाग घूम गया था।